Assalamu alaikum. Welcome to Nahil Point Zero, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कराची की इस अजीमुशान बिल्डिंग क्या आप भी मालिक बन सकते हैं? ये कमर्शियल बिल्डिंग द सेंटर के नाम से कराची सदर उसके दिल में वाक़ है। ये जेएस रेंटल रीट का मेन एसेट है। ये आईपीओ पब्लिक ऑफरिंग के लिए ऑलमोस्ट तैयार है। आज हम इसका ऑलमोस्ट 220 प्लस पेजेस का प्रोस्पेक्टस है, उसका पोस्टमार्टम करेंगे। इसकी फाइनेंशियल से लेकर इसके फंडामेंटल्स तक और हर टेक्निकलिटी का गहराई से जायज़ा लेंगे और उन चीज़ों को तलाश करेंगे जो इन चीज़ों में टेक्निकल ज़बानों में छुपाई जाती हैं, जो आम आदमी नहीं समझ सकता। हम देखेंगे कि 56 मिलियन का लॉस क्यों है, और अगर हम 1 मिलियन इन्वेस्ट करें इसमें तो क्या इसके रिटर्न्स किसी बैंक से, किसी मनी मार्केट कैश फंड से, या किसी अच्छी कंपनी के शेयर्स जो डिविडेंड भी अच्छा देते हैं उनसे बेहतर होंगे इनके पे आउट्स, और क्या कैपिटल रिटर्न्स कैसे होंगे? तो चलिए सबसे पहले इसके फाइनेंशियल्स और ब्रिक्स दोनों की गहराई में उतरते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले इसके पेज नंबर 5 to 8। इस ग्लॉसरी को देखिए। इस फंड का इनिशियल फाइनेंशियल क्लोज 29 जून 2022 को हुआ है, जो इसकी बेस वैल्यू सेट करता है। मैथमेटिकली 2022 से अब तक बिल्डिंग की रिप्लेसमेंट कॉस्ट इन्फ्लेशन की वजह से तकरीबन डबल हो चुकी है। इसका मतलब है कि आज अगर बिल्डिंग की बनाई बनाई जाती तो वो बहुत महंगी पड़ती। फंड ने पिछले 3 साल प्राइवेट फेज में गुजारे हैं ताकि रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स मैच्योर हो सकें। ये कोई नया या कच्चा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक सीजनड एसेट है जिसकी हिस्ट्री मौजूद है। टेक्निकली पॉइंट ये है कि जून 2022 से एसेट्स की वैल्यूएशन हर साल अपडेट की जाती है। इस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बगैर आप 10.70 रुपीस पर शेयर की जो ऑफर प्राइस है उसे जज नहीं कर सकते। ये बेस वैल्यू ही तय करती है कि आगे चलकर एनएवी में कितना इजाफा होगा। इन्वेस्टर के लिए पुराना डेटा देखना इसलिए ज़रूरी है ताकि स्टेबिलिटी का अंदाज़ा हो। इसका नेचर ज़रा परपेचुअल सा है, मल्टी जनरेशनल एसेट जैसा। मतलब चलें बात करते हैं रीट की परपेचुअल नेचर की, और इसके इस परपेचुअल नेचर का आपके लिए क्या फ़ायदा है। परपेचुअल का मतलब है कि ये फंड हमेशा चलता रहेगा। इसके पेज नंबर 13 पे आ जाइए जी। परपेचुअल का मतलब है कि ये फंड हमेशा चलता रहेगा जब तक बिल्डिंग मौजूद है। ये कोई डेवलपमेंटल रीट नहीं है जो बिल्डिंग बनाकर बेच दे और फंड ख़त्म हो जाए। मैथमेटिकली एक परपेचुअल एसेट की वैल्यू टर्मिनल वैल्यू पर डिपेंड करती है, जो लॉन्ग टर्म कैश फ्लोज दिखाती है। ये एक ऐसा एसेट है जो आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये ख़त्म तो नहीं होता। टेक्निकली ट्रस्ट डीड में इसकी लाइफ अनलिमिटेड रखी गई है, जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। आइए आपको इसकी ट्रस्ट डीड भी दिखाते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि मैनेजमेंट इसका फ़ायदा यह है कि मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म मुनाफे के बजाय लॉन्ग टर्म रिपेयर्स और टेनेंट्स पर फोकस करती है। आप एक कागज़ के टुकड़े में नहीं बल्कि एक परमानेंट बिजनेस मॉडल में पैसा लगा रहे हैं। ये रियल एस्टेट की मलकियत के सबसे मजबूत टेक्निकल तरीका है।
क्लोज एंड मैकेनिक्स और ट्रेडिंग को ज़रा समझते हैं इसकी। देखिए, अगर आप इसके पेज नंबर 8 पे नज़र मारें, सॉरी आई एम गोइंग बैक एंड फोर्थ, क्योंकि एक एक पेज में आपको नहीं पढ़ा सकता, पूरा दिन गुजर जाएगा। तो अगर हम यहां पर इसकी नजर मारे तो इस फंड के टोटल यूनिट्स हैं 214.55 मिलियन, 214.55 मिलियन, जो कि फिक्स्ड कर दिए गए हैं। क्लोज एंड का मतलब है कि फंड मैनेजर नए यूनिट्स बार बार इशू नहीं करेगा और ना ही पुराने वापस लेगा। अगर आपको अपना पैसा निकालना है तो आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर किसी दूसरे बायर को बेच सकते हैं, किसी भी आम शेयर की तरह। मैथमेटिकली इसे सप्लाई और डिमांड के रूल ही अप्लाई होता है, जो हर शेयर पे अप्लाई होता है। जो प्राइस को एनएवी से ऊपर या नीचे ले जा सकता है, टेक्निकली ये फंड मैनेजर को आज़ादी देता है कि वो बिल्डिंग ना बेचे जब कोई इन्वेस्टर एग्जिट करना चाहे। इस स्ट्रक्चर में लिक्विडिटी एक्सचेंज पर मिलती है, डायरेक्ट कंपनी से नहीं। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझते हैं। क्लोज एंड फंड्स में लॉन्ग टर्म होल्डिंग हमेशा बेहतर यील्ड देती है। आइए इसकी क्रेडिट रेटिंग का ज़रा देखते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी हम किसी रीट की तरफ चलें। तो इसकी क्रेडिट रेटिंग पर ज़रा नज़र मारें। ए प्लस, PSERA की दी हुई ए प्लस रेटिंग और इसके टेक्निकल का मतलब क्या है। ए प्लस और ब्रैकेट में जो आ रहा आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि रीट रेटिंग जो एक ख़ास स्केल पर दी जाती है। ये रेटिंग दिखाती है कि बिल्डिंग की क्वालिटी ग्रेड ए है और टेनेंट्स से रेंट मिलने का रिस्क बहुत कम है। और सिंपल ज़बान में अगर आपको समझाऊं तो यानी इसके जो टेनेंट्स हैं वो लॉन्ग टर्म रहते हैं, इश्यूज यहाँ पर इतने ख़ास आज तक नहीं हुए, और यहाँ पर मॉल में अच्छे ब्रांड्स वगैरह भी हैं, और ऊपर ऑफिसेज में प्रॉपर बैंक्स और अच्छी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं। लेकिन उसके बावजूद कई फ्लोर्स इनके फ़िलहाल खाली भी हैं, वहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा। टेक्निकली ये रेटिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट तो करती है जो सेफ एसेट्स ढूंढते हैं। रेटिंग का ए प्लस होना इस बात की निशानी है कि फंड का स्ट्रक्चर लीगल और टेक्निकल लिहाज से तो मजबूत है, मगर याद रखें रेटिंग प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बताती है। इन्वेस्टर को हर साल रेटिंग अपडेट चेक करनी चाहिए। अब इसकी ऑफर प्राइस और एनएवी को अगर हम देखें तो 10 PKR की फेस वैल्यू पर, जो अकाउंटिंग के लिए शुरू में रखी गई थी, लेकिन 10.70 PKR अब इसकी ऑफर प्राइस है, जो करंट नेट एसेट वैल्यू के बिल्कुल बराबर है। कोई प्रीमियम नहीं ले रहे आपसे। ये मैथमेटिकली जो 70 पैसे का प्रीमियम बिल्डिंग वैल्यू बढ़ने और जमा शुदा प्रॉफिट्स की वजह से है। अगर आप टोटल एसेट्स को टोटल यूनिट से डिवाइड करें तो वैल्यू तकरीबन 10.75 बनती है। इसका मतलब है कि आपको 5 पैसे का डिस्काउंट मिल रहा है पर शेयर। अगर हम बुक वैल्यू को देखें तो, और टेक्निकल्स की ज़बान में ये प्राइस फेयर है क्योंकि ये मार्केट वैल्यू के बिल्कुल करीब है। अगर ये 12-13 रुपए पर होता तो हम कहते कि आईपीओ महंगा है, लेकिन 10.70 पर एंट्री लेना फंडामेंटल के लिहाज से तो एक बैलेंस्ड फैसला लगता है। अब अगर आप इसके पेज नंबर 145 पे आए इसकी फाइनेंशियल समरी देखने के लिए, जी तो अब हम बात करते हैं सबसे कड़वी सच्चाई की, यानी 56 मिलियन PKR के नेट लॉस की। प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 145 पर फाइनेंशियल्स देखें। ये फिस्कल ईयर 2026 के पिछले 6 महीनों का बड़ा लॉस है। मैथमेटिकली ये लॉस इसलिए है क्योंकि खर्चे एक्सपेंसेस आमदनी से ज़्यादा हो गए हैं। टेक्निकली इसकी एक बड़ी वजह बिल्डिंग की रेनोवेशन और ऑक्यूपेंसी का कम होना था। जब फ्लोर्स खाली हों तो मेंटेनेंस तो करनी पड़ती है, मगर रेंट नहीं आता।
ये एक अकाउंटिंग लॉस है जो अक्सर शुरुआती एक्सपेंशन फेज में होता है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए रेड फ्लैग है, इसलिए क्योंकि लॉस की सूरत में डिविडेंड नहीं मिल सकता। हमने देखा है कि क्या ये लॉस टेम्परेरी है या कोई बुनियादी मसला है। अगर ऑक्यूपेंसी नहीं बढ़ती तो ये आपके कैपिटल लॉस में भी जा सकता है। चलिए रेवेन्यू ग्रोथ और रेंटल यील्ड्स की तरफ फिर नजर दौड़ाते हैं। तो जो रेवेन्यू 59 मिलियन से बढ़कर इनका 65 मिलियन तक पहुंचा है, ये रेंटल इनकम इस रीट की बैकबोन है और इसका बढ़ना एक पॉजिटिव फंडामेंटल साइन है। मैथमेटिकली ग्रॉस रेंटल यील्ड निकालने के लिए हम रेवेन्यू को टोटल यूनिट्स की वैल्यू से डिवाइड करते हैं। करंटली ये यील्ड थोड़ी कम लग रही है क्योंकि 7 फ्लोर्स में से अभी कुछ खाली हैं। आपने सुना 7 फ्लोर्स, मैंने आपको शुरू में क्या कहा था, कुछ फ्लोर्स ये दे रहे हैं जी। ये सिर्फ आपको कुछ फ्लोर्स ऑफर कर रहे हैं, बाकी मेजर स्टेक होल्डर जेएस ग्रुप ही रहेगा। और ये एक अच्छी बात है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप वहां खड़ा है। लेकिन इसमें एक कमजोरी भी है कि डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। लेकिन देखा जाए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरी रीट आ रही है जो रेंटल बुनियादों पे है। हर साल रेंट में 10% इजाफे का कॉन्ट्रैक्ट है इनका, लेकिन इनके कुछ फ्लोर्स के ऊपर जेएस ग्रुप वाले खुद बैठे हुए हैं। जेएस एनर्जी और इस तरह करके इनके मुख्तलिफ जो इनके बिजनेस के ब्रांचेस हैं उनका 5% है। रेवेन्यू का बढ़ना इस बात की दलील है कि बिल्डिंग की डिमांड मार्केट में मौजूद है। इन्वेस्टर्स को सिर्फ करंट यील्ड नहीं बल्कि पोटेंशियल यील्ड देखनी चाहिए। रेवेन्यू ही वो रास्ता है जो फंड को लॉस से निकालकर प्रॉफिट में ले जाएगा। अब आते हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, लायबिलिटीज और डेट प्रोफाइल। उसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा आपको बैलेंस शीट की समरी दिखाने के लिए। तो बैलेंस शीट की समरी रही ये आपकी सामने। तो अब हम बात करेंगे फंड पर मौजूद 162 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस की लायबिलिटीज पर। फिस्कल ईयर 2024 में ये सिर्फ 51 मिलियन थी, जो कि अब तेजी से बढ़ रही हैं। मैथमेटिकली गियरिंग रेशियो चेक करें तो ये एसेट्स के मुकाबले में अभी भी 10% कम है। टेक्निकली ये डेट बिल्डिंग की रेनोवेशन और अपग्रेड्स के लिए लिया गया था। इतना कम डेट होना टेक्निकल लिहाज से सेफ है क्योंकि फंड पर इंटरेस्ट का बोझ ज्यादा नहीं है, मगर लायबिलिटीज का बढ़ना कैश फ्लो पर दबाव डाल सकता है। इन्वेस्टर को देखना चाहिए कि ये डेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। अगर ये डेट ऑक्यूपेंसी बढ़ने के लिए यूज हो रहा है तो ये आगे चलकर फायदा देगा। डेट मैनेजमेंट ही तय करती है कि फंड कितना सस्टेनेबल है। फिलहाल बैलेंस शीट पर लायबिलिटीज कंट्रोल में नजर आती हैं। अब इसका एक्सेलरेटर पीरियड देखते हैं हम। उसके लिए आ जाइए पेज नंबर 8 पे। ये वो पीरियड होता है जो फंड फाइनेंशियल क्लोज के बाद एसेट्स को ऑप्टिमाइज करता है। टेक्निकली इस पीरियड में यूनिट्स की तादाद बढ़ाई गई है ताकि बिल्डिंग की पूरी वैल्यू को कैपिटलाइज किया जा सके। मैथमेटिकली यूनिट्स बढ़ने से प्रॉफिट शेयर डिवाइड होता है, मगर एसेट का साइज भी तो बढ़ जाता है। एक्सेलरेटर पीरियड अब खत्म होने वाला है, इसी वजह से वो जरा ऑक्यूपेंसी और ये चीजें भी नोटिस में आई हैं। इसके बाद फंड ऑपरेशनल फेज में जाएगा जहां डिविडेंड्स की उम्मीद और अच्छी उम्मीद की जा सकती है, लेकिन वो सारा डिपेंड करता है। रेंटल रीट है तो उन एसेट्स का रेंट पे जाने पे। शुरुआती इन्वेस्टर्स ने रिस्क लिया था, मगर अब पब्लिक के लिए रास्ता साफ है। ये पीरियड ख़त्म होना इस बात का इशारा है कि बिल्डिंग अब कमाई के लिए तैयार है। इन्वेस्टर्स के लिए ये एंट्री का सही वक्त है जब सेटअप कॉस्ट ख़त्म हो चुकी हो। अब हम प्रॉपर्टी की स्पेसिफिकेशंस यानी उसकी ग्रेडिंग की तरफ आते हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी आप किसी रीट में इन्वेस्ट करते हैं।
तो उसकी ग्रेडिंग को देखने के लिए आप आ जाइए पेज नंबर 25 पे। जी, ये देखिए पेज नंबर 25। आपको यहां पर नजर आ रहा होगा कि इसे ग्रेड ए स्टेटस दिया गया है। ग्रेड ए का मतलब है बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, सेंट्रल एसी, हाई स्पीड लिफ्ट्स और स्टैंड बाय जनरेटर्स। तो मैथमेटिकली ऐसी बिल्डिंग का रेंट आम कमर्शियल प्लाजा से 20-30% ज़्यादा होता है। टेक्निकली ये बिल्डिंग UBC2B अर्थक्वेक स्टैंडर्ड्स पर बनी है, जो कराची जैसे शहर में ज़रूरी है। इस रीट के पास 7 फ्लोर्स हैं, जिनका टोटल एरिया तकरीबन 100,000 स्क्वायर फीट, 1 लाख स्क्वायर फीट बनता है। बिल्डिंग की क्वालिटी इंटरनेशनल टेनेंट्स को अट्रैक्ट करती है, जो लंबे अरसे तक रुकते हैं। ग्रेड ए प्रॉपर्टी की वैल्यू इन्फ्लेशन में तेज़ी से बढ़ती है। इस बिल्डिंग की लोकेशन, जैसा आपको बताया है कि सदर कराची के कमर्शियल हार्ट सदर में है। एसेट की क्वालिटी ही इस रीट की असली ताकत और सिक्योरिटी है। अब इसकी कोई रिलेटेड पार्टी रिस्क या डिपेंडेंस फैक्टर, हर चीज़ का तो होता है, तो उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पेजेस देखने पड़ते हैं। 76 से लेकर 152 तक है, दरमियान दरमियान में मेंशन्ड है। एक आध पेज आप देखिए, बाकी मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। तो इस वक्त इस बिल्डिंग के ज़्यादातर फ्लोर जेएस ग्रुप की अपनी कंपनीज के पास हैं। मैथमेटिकली एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, क्योंकि इनकम एक ही सोर्स पर डिपेंड करती है। टेक्निकली अगर जेएस ग्रुप बिल्डिंग खाली कर दे तो रीट की इनकम एकदम क्रैश हो जाएगी। इन्वेस्टर के लिए डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, ताकि बाहर के टेनेंट्स भी आएँ। रीजस का आना इसलिए बड़ा टेक्निकल विन है कि वो जेएस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। जब तक 50% से ज़्यादा टेनेंट्स बाहर के नहीं होते, ये रिस्क मौजूद रहेगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हमेशा आर्म्स लेंथ पर होनी चाहिए, ताकि इन्वेस्टर्स को नुकसान से बचाया जा सके। इस रिस्क को मॉनिटर करना हर यूनिट होल्डर की अपनी जिम्मेदारी है। अब देखते हैं इसकी लिक्विडिटी और सेकेंडरी मार्केट एग्जिट को। तो क्योंकि ये क्लोज एंड फंड है, तो इसमें लिक्विडिटी रिस्क तो है। मैथमेटिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर अगर बायर्स कम होंगे तो आपको यूनिट सस्ता बेचना पड़ सकता है, स्लिपेज जिसे कहते हैं हम अपनी ज़बान में। और टेक्निकली लिस्ट होने के बाद मार्केट मेकर वॉल्यूम प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, मगर ये गारंटीड नहीं। आप इसे बैंक अकाउंट की तरह फौरन कैश नहीं कर सकते, बायर का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये इन्वेस्टमेंट उनके लिए जो 3 से 5 साल तक पैसा ब्लॉक रख सकते हैं। एक्सचेंज पर वॉल्यूम कम होना प्राइस को नीचे दबा सकता है, इसलिए आईपीओ में सिर्फ वो पैसा लगाएं जो आपको फौरन ज़रूरत नहीं। लिक्विडिटी रियल एस्टेट रीट्स का सबसे बड़ा टेक्निकल चैलेंज है। अब इसके पे आउट्स की तरफ आते हैं। तो पे आउट का इसका रूल है 90%, और यही इसका इनकम का इंजन है। देखिए, कानूनी तौर पर रेंटल रीट्स को 90% अपनी इनकम अपने एसेट होल्डर, यूनिट होल्डर्स को देनी पड़ती है। ये एसईसीपी का रीट के रेगुलेशंस हैं। तो 90% टैक्सेबल प्रॉफिट डिविडेंड में देना इनके लिए लाजमी है। और मैथमेटिकली रूल इंश्योर करता है कि मैनेजमेंट अपने पैसे सारे अपने पास ना रखे, बल्कि मेजॉरिटी आप ही की तरफ ट्रांसफर हो। बस उनके पास इतने ही रह जाएंगे जिससे वो मेंटेनेंस रखेंगे और मैनेजमेंट को उनकी सैलरी वगैरह देंगे। तो अगर फंड 100 रुपए कमाएगा तो 90 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। ये रूल रीट को तकरीबन इनकम मशीन बनाता है, मगर याद रखें 90% तब मिलेगा जब अकाउंटिंग में प्रॉफिट नजर आएगा। लॉस की सूरत में ये रूल अप्लाई नहीं होता, इसलिए फाइनेंशियल्स पे नजर रखना बहुत जरूरी होता है। अब आते हैं उस तरफ कि अगर फर्ज करें हम 1 मिलियन रुपीस डालें इस रीट के अंदर, तो रिटर्न कैसा होगा। तो 10.70 की फेस वैल्यू पे जो ये हमें शेयर दे रहे हैं, और अगर हम 1 मिलियन डालें तो तकरीबन 93,458 यूनिट्स आपको मिलेंगे।
मैथमेटिकली अगर फंड 1 रुपये पर यूनिट डिविडेंड देता है तो सालाना 93,458 रुपीज़ बनते हैं। और ये जो 1 रुपये पर यूनिट हमने निकाला है, ये हमने थोड़ा सा सख्त हाथों से निकाला है। जो इनके अपनी फाइनेंशियल से नज़र आ रहा था, जो इन्हें रेंट अभी तक मिल रहा है, उस लिहाज से 1 लाख से ऊपर बन रहा था। हमने थोड़ा सा सख्ती की कि फ़र्ज़ कर लेते हैं थोड़ी सी ऑक्यूपेंसी हो जाए, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाए, तो उस वजह से हमने थोड़ा सा कम किया। वरना जो इनका इस वक्त इन्हें मिल रहा है, उस लिहाज से आपको करीब करीब 1,11,000 1,12,000 बनते हैं। लेकिन हमने हाथ ज़रा सख्त किए, उसके बावजूद भी ईयरली अगर देखें, वैसे इन्होंने आपको क्वार्टरली डिविडेंड देने हैं, लेकिन आपको आसानी से समझाने के लिए उन चारों क्वार्टर्स को अगर हम मिलाएं और हाथ सख्त रखें तो 93,458 रुपीज़ फिर भी आपके बनते हैं। ऑब्वियसली फाइलर के लिए 15% टैक्स कटने के बाद ये अमाउंट तकरीबन 79,000 रुपये बन जाएगा, और ये तकरीबन 8% 9% की नेट यील्ड बन जाएगी, जो रेंटल मार्केट में काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती है तो कैपिटल गेन अलग से होगा। अगर प्राइस 10.70 से 12 हो जाती है तो आपके 1 मिलियन की वैल्यू 1.12 मिलियन हो जाएगी। ये टोटल रिटर्न मॉडल है जो रेंट और प्राइस एप्रिसिएशन दोनों को दिखाता है। अगर आप 1 मिलियन असल बिल्डिंग में की मलकियत के हिस्से में कन्वर्ट हो चुका है। अब आते हैं ऑक्यूपेंसी कैटलिस्ट। पेज नंबर इसके 48 की तरफ आइए जरा मेरे साथ। देखिए, रीजस ग्लोबल एक ग्लोबल ब्रांड है जो को वर्किंग स्पेसेस चला रहा है, और उनका यहां होना क्वालिटी की निशानी है। मैथमेटिकली एक बड़ा टेनेंट वैकेंसी रिस्क को कम करता है और कैश फ्लो को स्टेबल करता है। टेक्निकली ऐसी कंपनीज लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स करती हैं जिनमें 10% एनुअल इंक्रीमेंट होता है। रीजस की मौजूदगी बाकी फ्लोर्स यानी 9, 10, 11 और 12 को बढ़ने में मदद देगी। ये एक एंकर टेनेंट है जो बिल्डिंग की रेपुटेशन और वैल्यू दोनों को बढ़ाता है। प्रोस्पेक्टस में ये डील एक बड़ा पॉजिटिव साइन है जो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देता है। जब सारे फ्लोर्स ऐसे टेनेंट से भर जाएंगे तो डिविडेंड यील्ड पीक पे जाएगी। ये डाइवर्सिफिकेशन रिलेटेड पार्टी रिस्क को खत्म करता है। अगर हम इसकी कैपिटल एप्रिसिएशन वर्सेस यील्ड को सामने रखें तो रीट इन्वेस्टर्स सिर्फ माहाना किराया नहीं देखते बल्कि एसेट की वैल्यू को बढ़ना भी देखना चाहते हैं। मैथमेटिकली अगर कराची में प्रॉपर्टी की कीमत 15% बढ़ी तो रीट की एनएवी भी 15% बढ़ गई। और टेक्निकल्स की दुनिया में इंडिपेंडेंट वैल्यूएटर्स हर साल बिल्डिंग की मार्केट प्राइस अपडेट करते हैं। ये अपडेट यूनिट्स की प्राइस को एक्सचेंज पर ऊपर ले जाती है। इसका मतलब है कि अगर आपको 10% डिविडेंड मिल रहा है और 10% प्राइस बढ़ रही है तो टोटल रिटर्न 20% है। फिजिकल प्रॉपर्टी में आप हिस्सा नहीं बेच सकते, मगर यहाँ आप थोड़े यूनिट्स बेचकर मुनाफा निकाल सकते हैं। ये इन्फ्लेशन के खिलाफ एक बेहतरीन हेज है। आपका पैसा ब्रिक्स में महफूज है और रेंट की सूरत में बढ़ भी रहा है। मैनेजमेंट फीस और ट्रस्टीज की तरफ अगर आप आए तो उसके लिए आपको थोड़ा आगे आना पड़ेगा। जी, तो जेएस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इस रीट को चलाने की मैनेजमेंट फी लेती है जो तकरीबन 1 to 1.5% है, सिर्फ कुछ खास नहीं है। मैथमेटिकली ये फी टोटल एसेट्स पर लगती है जो नेट इनकम को थोड़ा कम करती है। टेक्निकली एक ट्रस्टी जैसे सीडीसी या बैंक भी मौजूद होता है जो आपके पैसों का चौकीदार है। ट्रस्टी इंश्योर करता है कि मैनेजमेंट कोई गलत काम ना करे और रेंट सही जगह खर्च हो। आप ये फी इसलिए देते हैं ताकि आपको टेनेंट ढूंढने या लिफ्ट ठीक करवाने या ज़रूरत ना पड़े। ये हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो प्रोफेशनल्स आपके लिए काम करते हैं। मैनेजमेंट की एफिशिएंसी है और वो एफिशिएंसी सिर्फ 1 to 1.5% में आपके लिए इनकम जनरेट करती है। अब इन्फ्लेशन हेज और इकोनॉमिक रिस्क को अगर हम देखें तो रियल एस्टेट हमेशा इन्फ्लेशन के खिलाफ एक बेहतरीन ढाल साबित होता है। जब हर चीज महंगी होती है तो रेंट भी बढ़ता है और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती है। तो इन्फ्लेशन की वजह से अगर आपकी करेंसी को डी वैल्यू हुई भी है तो इसने आपके लिए इन्फ्लेशन का एक हेज का काम कर दिया। आपको डिविडेंड भी देते रहे
और जब भी आपने अपने यूनिट्स बेचना चाहे तो आपको बढ़कर ही आपकी चीज वापस मिल गई। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल वैल्यूएशन, डीडीएम। अगर आप इसके पेज नंबर 70 पे आए तो आपको इसका डिविडेंड का मॉडल मिलेगा, क्योंकि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, फाइनेंस में हम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज करते हैं जहां फ्यूचर डिविडेंड्स की आज की वैल्यू निकाली जाती है। तो मैथमेटिकली अगर हम 1.20 रुपीज डिविडेंड और 15% डिस्काउंट रेट एज्यूम करें तो वैल्यू 10-11 रुपए के दरमियान है। टेक्निकली इसका मतलब है कि आईपीओ बिल्कुल फेयरली प्राइस्ड है, ना बहुत सस्ती है ना बहुत महंगी। अगर इंटरेस्ट रेट्स बिल्कुल में गिरते हैं तो इसका मॉडल रीट के यूनिट्स की कीमत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। ये सेंसिटिविटी इन्वेस्टर को समझनी चाहिए, क्योंकि रीट्स इंटरेस्ट रेट्स के उलट चलती हैं। जब बैंक प्रॉफिट कम करती है तो लोग रीट्स की तरफ ही भागते हैं और इनकी प्राइस बढ़ती है। 10.70 पर एंट्री लेना फंडामेंटल लिहाज से सेफ जोन में आता है। इस वैल्यूएशन को एनएवी से कंपेयर करना मजीद तसल्ली देता है। देखिए, फाइनल वर्डिक्ट तो मैं कहूंगा 50-50 स्ट्रैटेजी। जेएस रेंटल रीट एक मजबूत ग्रेड ए एसेट है, मगर करंट लॉसेस और रिलेटेड पार्टी रिस्क की वजह से बहुत रिस्की हो सकता है। मैथमेटिकली सबसे बेहतर तरीका 50-50 रूल है। आधा पैसा आईपीओ में लगाएं और आधा बचा कर रखें। टेक्निकली अक्सर देखा गया है कि लिस्टिंग के बाद पैनिक सेलर्स की वजह से प्राइस थोड़ी गिरती है। अगर प्राइस 10.70 से नीचे आ गई 10 पे या 9.50 पर, तो आप बाकी 50% पैसे डालकर अपने शेयर्स की वैल्यू को बेहतर कर सकते हैं। पूरा पैसा एक साथ लगाना जरा रिस्की हो सकता है अगर मार्केट वॉलेटाइल हो, जो आजकल है। लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल इन्वेस्टर के लिए ये एक बेहतरीन पैसिव इनकम सोर्स है। इन्वेस्ट करें, मगर हमेशा टेक्निकल और फंडामेंटल मैथ के साथ। तो मिलते हैं अगले ब्रेकडाउन में। टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।